ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम जानेंगे एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर से दूसरे वित्तीय वर्ष में जाने पर आने वाली समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। टैली में हम कोई भी एक कंपनी बनाकर उसमें लगातार कई वर्षों तक कार्य कर सकते हैं, यानी कई वर्षों का हिसाब किताब एक साथ रख सकते हैं। मान लीजिए हमने मोहन ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी सन 2010-2011 में बनाई, तो इसी कंपनी में हम 2010-11, 11-12, 12-13 और उसके बाद भी लगातार हिसाब किताब रख सकते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक वर्ष एक ही नाम की नई कंपनी बनाकर हर वर्ष का हिसाब किताब अलग अलग भी रख सकते हैं, जैसे हमने एडवांस लेवल के इंपोर्ट अध्याय में बताया है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि कई वर्षों का हिसाब किताब एक साथ रखने पर अलग अलग पीरियड में कार्य कैसे करते हैं। यहाँ हम मोहन ट्रेडर्स में वर्ष 2010-2011 में कार्य कर रहे थे और वर्ष समाप्ति यानी 31 मार्च 2011 के बाद हमें 2011-12 में प्रवेश करके 1 अप्रैल 2011 में कोई एंट्री करना है। आइए हम समझते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आती है। ये हम गए अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर अब हम डेट चेंज कर लेंगे F2 की प्रेस करके। ये देखिए 1 अप्रैल 2011 आ गई है। एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे ही हम इस डेट को लेना चाहेंगे तो यहाँ पर ये एरर का मैसेज आ जाएगा, डेट अबव करंट पीरियड। तो जो करंट पीरियड हमने चुना था 31 मार्च 2011 उससे ये ऊपर है, इसलिए टैली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से हम वापस बाहर आ जाते हैं स्केप की दबा करके। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए हमको ये जो करंट पीरियड है इसको चेंज करना होगा। अब हम नए फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हैं तो इस पीरियड को चेंज करके हम 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 कर देंगे ताकि नए फाइनेंशियल ईयर में हम आराम से काम कर सकें। यहाँ का ये जो करंट पीरियड है इसको चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर पीरियड पर, जिसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्टर F2। अब यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि ये जो पीरियड का ऑप्शन है ये हमको दूसरे ऑप्शंस के साथ भी मिलता है, जैसे डे बुक अगर हम देख रहे हों या लेजर देखना होती हैं तो वहाँ पर भी हमको पीरियड का ऑप्शन मिलता है। पर अगर हमको ये करंट पीरियड चेंज करना है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, तो ये जो मेन स्क्रीन पर यानी गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर जो पीरियड का ऑप्शन मिलता है उसी से हम इसे चेंज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर जाकर के या तो क्लिक कर दें या शॉर्टकट की ऑल्टर F2 प्रेस कर दें और यहाँ पर अब हम पीरियड चेंज कर देंगे। इसको कर देंगे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012। एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर करंट पीरियड बदल गया है और यहाँ पर करंट डेट जो है वो 1 अप्रैल 2011 आ गई है। अभी पीरियड चेंज किए बिना जब हमने 1 अप्रैल की एंट्री करने की कोशिश की थी तो वो नहीं हो पाई थी। अब हमने पीरियड चेंज कर दिया है तो अब अगर हम 1 अप्रैल 2011 की तारीख में कोई एंट्री करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल होगी। हम करके देख लेते हैं। ये अकाउंटिंग वाउचर्स पर हम जाएंगे। ये पेमेंट वाउचर यहाँ खुला हुआ है और मान लीजिए हमको अशोक एंड सन्स को कुछ रुपया देना बाकी है तो पेमेंट की एंट्री हम कर लेते हैं। डेबिट होगा अशोक एंड सन्स। अशोक एंड सन्स को 500 रुपये हमें देना है तो ये 500 रुपये हमने डेबिट कर दिए। क्रेडिट होगा कैश। नरेशन हम लिख देंगे और अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए एंट्री एक्सेप्ट हो गई है, यानी अब इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा काम होना शुरू हो गया है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये तो अब हमारा जो करंट पीरियड है या ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 का है। अब मान लीजिए आपको कभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंजेस करना है,
यानी 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड की किसी एंट्री में कोई चेंज करना है या कुछ फेरबदल करना है तो वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि हम इस करंट पीरियड को चेंज ना करें। इसको समझने के लिए हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की किसी एंट्री में फेरबदल करके देखते हैं। ये हम डिस्प्ले में गए, यहाँ से हम जाएंगे डे बुक में, और ये अभी 1 अप्रैल 2011 आ रहा है, हमको पिछला फाइनेंशियल ईयर चाहिए, तो हम यहाँ पर पीरियड चेंज करके 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पीरियड चेंज कर लिया है। अब ये जो भी एंट्रीज़ हैं इस पीरियड की वो यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर ये 31 मार्च की एक एंट्री है, अशोक एंड सन्स से हमें 2500 रुपये प्राप्त हुए। मान लीजिए इसमें हमको कोई चेंज करना है, 2500 की जगह 3000 रुपये प्राप्त हुए, इसको हम बदलना चाहते हैं तो हम एंटर प्रेस करेंगे। ये हम इस एंट्री में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने ये 3000 रुपये कर दिया इसको। अब एक्सेप्ट करने की जब बारी आती है तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, डेट बिलो करंट पीरियड। हमारा करंट पीरियड जो है वो 1 अप्रैल 2011 से शुरू हो रहा है, जबकि यहाँ पर तारीख है 31 मार्च 2011 की, तो ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अब अगर हम चाहते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हम एंट्री करना चाह रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके लिए हमको गेटवे ऑफ टेली पर जा कर के फिर करंट पीरियड बदलना होगा। यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे। ये देखिए अब हम मुख्य स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ पर जो करंट पीरियड है ये हमको बदलना है, तो वापस हम ऑल्टर F2 से पीरियड चेंज कर देंगे। इसको वापस हम 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 कर देंगे, या फिर जिस भी फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज़ में आपको फेरबदल करनी हो वो वाला पीरियड यहाँ पर डाल दें। ये देखिए पीरियड बदल गया है। अब हम इस पीरियड की यानी पुराने फाइनेंशियल ईयर की किसी एंट्री में चेंज करके देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से जाएंगे डे बुक में। ये हम डे बुक में आ गए हैं और अब यहाँ पर हम पीरियड चेंज कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक का पीरियड हमने ले लिया, और यहाँ पर 31 दिसंबर 2010 की अमित होंडा की एक एंट्री है। हमने उसको 11,000 रुपये दिए थे, पर यहाँ पर एंट्री जो है वो 15,000 रुपये की हो गई है, तो इसको हमको चेंज करना है। इस एंट्री में जाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब अमाउंट चेंज कर देंगे। ये हमने कर दिया 11,000 और अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम कई वर्षों का हिसाब किताब एक साथ रखते हैं तो उसमें जब कोई वर्ष समाप्त हो जाता है और हम अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो लायबिलिटीज़ और एसेट्स के अंतर्गत बने सभी खातों के क्लोजिंग बैलेंस अगले वर्ष में अपने आप ओपनिंग बैलेंस के रूप में चले जाते हैं। पर इनकम और एक्सपेंसेस के अंतर्गत बने खातों के क्लोजिंग बैलेंसेस कभी भी आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि वे उसी वर्ष में वर्ष समाप्ति पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। एक मुख्य बात और बता दें कि यदि लायबिलिटीज़ और एसेट्स के अंतर्गत बने किसी खाते में हमने पिछले किसी वर्ष में कोई परिवर्तन किया तो वह परिवर्तन आगे के सभी वर्षों में अपने आप हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हम दो लेजर्स देखते हैं। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। लेजर देखने के लिए हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ से हम जाएंगे लेजर में। अब यहाँ पर हम दो लेजर देखेंगे। पहला तो है कमीशन अकाउंट जो आता है एक्सपेंसेस ग्रुप के तहत। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2000 को इसका क्लोजिंग बैलेंस है 2000 रुपये। इसी तरह से हम एक और लेजर देख लेते हैं कस्टमर ए का, जो कि सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बना हुआ है और इस खाते का नेचर असेट्स है। एंटर प्रेस करेंगे। अब इसमें देखिए 31 मार्च 2011 को कस्टमर ए का क्लोजिंग बैलेंस है 28,000 रुपये। तो ये तो हमने 31 मार्च 2011 तक जो क्लोजिंग बैलेंस है
दोनों खातों का वो देखा। अब हम देखते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल 2011 में इन खातों के ओपनिंग बैलेंस क्या होंगे। यहाँ से बाहर हम होंगे। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर पीरियड चेंज करना होगा, तो ये हम जाएंगे पीरियड पर, इसको कर देंगे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012। अब ये देखिए यहाँ पर पीरियड चेंज हो गया है। दोनों लीजेस को देखने के लिए अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर और अब जाएंगे लेजर पर। पहला जो खाता था वो था कमीशन अकाउंट, इसको हम खोल लेंगे। अब ये हमको नए फाइनेंशियल ईयर में देखना है, इसलिए हम यहाँ पर पीरियड चेंज कर लेंगे और पीरियड ले लेंगे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पीरियड जो है वो चेंज हो गया और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो खाता है वो एक्सपेंसेस के तहत बना हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस और इनकम के तहत बने जो खाते होते हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस आगे फॉरवर्ड नहीं होता है। अब हम दूसरा खाता देख लेते हैं। दूसरा खाता हमारा है कस्टमर ए, इसका भी हम पीरियड चेंज कर लेंगे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012। अब यहाँ पर ये देखिए 1 अप्रैल 2011 को ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ रहा है 28,000 रुपये, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च 2011 को क्लोजिंग बैलेंस था। इस तरह से हमने देखा कि कस्टमर ए का पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अगले फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंस के रूप में फॉरवर्ड हो गया है। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने जाना एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर से दूसरे वित्तीय वर्ष में जाने पर आने वाली समस्याएं और उनके समाधान के बारे में।